हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साच, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बात करा था कि ये पूरा हफ्ता ही हमारा फंडिंग वीक के बारे में होने वाली वीडियोस, तो इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आई थी, फिर आज हमारी आई है प्रीसीड्स फंडिंग वाली। तो अभी जो हमारी अगली वीडियो है ना, जो ये वाली वीडियो है, आज की जो वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है सीड फंडिंग पे। तो आज हम जानेंगे कि सीड फंडिंग क्या होती है, ये प्री सीड से डिफरेंस कैसे होती है, प्री सीड और सीड में क्या डिफरेंस होता है, सीड फंडिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं छोटी मोटी बातों का, कि एक स्टार्टअप के लिए, मान लीजिए आपने आज एक स्टार्टअप करा है ना, तो एक फ़ंड का अवेलेबल होना, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ना बहुत ज़रूरी है एक स्टार्टअप के लिए। क्योंकि जब एक स्टार्टअप बनता है, तो मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप खोला है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए होगी फिक्स एसेट्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी होगी, कोई आपके कोई इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, स्टाफ चाहिए होता है, लेट्स से इंजीनियर्स चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या फिर अपनी आगे बिजनेस को चलाने के लिए। और भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए ना पैसा चाहिए होता है। तो एक स्टार्टअप को ना फंड्स अगर नहीं मिलेंगे, अगर एक स्टार्टअप को फंड्स नहीं मिलेंगे तो वो आगे नहीं जा पाएगी कि वो इस स्टेज पे पहुंच पाए कि आज जब स्टार्टअप खुला है तो इसके पास पैसा नहीं है, ये उतना कमा नहीं पा रही है। बट अगर इसे आज की डेट में पैसा नहीं मिलेगा ना, तो अगर ये आइडिया बहुत अच्छा हुआ, ये आइडिया इन फ्यूचर में इसमें ग्रोथ हुई कि हाँ इन फ्यूचर इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये प्रॉफिट में आ सकता है, तो ये कैपेबिलिटी इससे छीन ली जाएगी एक स्टार्टअप से, कि इसको अगर आज फंडिंग मिल जाती ना तो इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे पाती। तो इसीलिए एक स्टार्टअप को ना इजी अवेलेबिलिटी फंड बहुत ज़रूरी होता है कि स्टार्टअप को मिल सके। तो इसके लिए हमारे फंडिंग राउंड्स भी होते हैं। प्री सीड फंडिंग होती है, सीड फंडिंग होती है, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सीड फंडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह कि हमने क्या किया। तो अब हम ये देखते हैं कि पैसा रेज़ क्यों करना है, पैसा हमने रेज़ क्यों करना है। तो जैसे कि हमने अभी बात करी वाई रेज़ मनी, कि हमें पैसा चाहिए, हमें मशीनरी इक्विपमेंट के लिए चाहिए होता है पैसा, स्टाफ के लिए चाहिए होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होता है, ताकि जो स्टार्टअप आज ओपन हुआ है, जो स्टार्टअप आज सस्टेन कर रहा है ना, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, वो कल को हमें अच्छे रिटर्न्स दे पाए, अच्छा प्रॉफिट रिटर्न्स दे पाए। इसीलिए पैसा चाहिए होता है हमें, इसलिए पैसा रेज भी करना है। तो पैसा रेज किससे करेंगे? तो जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जो सीड फंडिंग की होती है और प्री सीड फंडिंग की जो स्टेज होती है ना, तो यहाँ पर जो गॉड माने जाते हैं फंडिंग के लिए वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप उनसे पैसा रेज कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी अच्छा खासा डिस्कशन करा है, एग्जाम्पल्स के साथ करा, तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है, अब इन्हें अगर फंड्स मिलेंगे, इन्हें फंड्स मिलेंगे ना बिजनेस में, तभी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। मतलब ये बर्न रेट, एक स्टार्टअप बर्न रेट का कंसेप्ट होता है जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो स्टार्टअप के जो फंड्स चाहिए ना, हमें फंड्स चाहिए ताकि वो मशीन इक्विपमेंट लेकर सके, स्टाफ रखे, अपनी कंपनी को डेवलप कर सके, ठीक है, बना सके अपनी कंपनी को, ताकि वो आगे जाके प्रॉफिट रिटर्न्स दे पाए। तो ये था कि पैसा रेज क्यों करना है, हमें इन सब चीज़ों के लिए रेज करना है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हाँ अब हमारा सही वक्त है, अब हमने ये सब कुछ कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया, हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन मंगा लिया, अब हम पैसा रेज करते हैं। तो सही टाइम क्या होता है? तो हम वो देखते हैं कि व्हेन इज़ अ गुड टाइम, व्हेन इज़ अ टाइम फॉर रेज मनी। हमने अभी तो देखा कि वाई रेज मनी, अब देखते हैं कि व्हेन टू रेज मनी। व्हेन टू रेज मनी, तो एक स्टार्टअप को पैसा रेज कब करना चाहिए? तो बेसिकली क्या होता है ना, सीड फंडिंग में एक आपने फंड रेज करा, तो बेसिकली जो सारी फंडिंग राउंड्स है ना, वो काम ऐसे करते हैं कि आपने इस राउंड में फंडिंग करी,
तो आपको फंडिंग का अमाउंट कैसे डिसाइड करना है, हमने से पिछली वीडियो में बात करा था फंडिंग का अमाउंट कैसे डिसाइड करना। तो वो फंडिंग का अमाउंट जो आप लेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट फंडेबल माइलस्टोन, जो आपका नेक्स्ट फंडेबल माइलस्टोन है, जैसे कि प्री सीड में था सीड, वो सीड फंडिंग, सीड में होगा कि आपको सीरीज ए तक की फंडिंग के लिए आपको चाहिए होंगी, सीरीज ए में होगा बी तक के लिए, बी में सी के लिए। तो आपको वो नेक्स्ट फंडेबल माइलस्टोन होता है कि आप इस राउंड में जो फंड कर रहे हैं ना, तो आपको वो इस लेवल तक सस्टेन कर सकें आप उस फंड्स के साथ, कि आप अपने नेक्स्ट फंडेबल माइलस्टोन तक जा सकें। तो सही टाइम क्या होता है कि आपने, तो मान लीजिए आपने सीड राउंड में अपनी फंडिंग करी है, तो अभी आपके पास कुछ ट्रैक्शन है, मतलब आपके पास रिकॉर्ड्स हो गए कस्टमर के, अपने रिपोर्ट्स होगी, कुछ सेल्स रिपोर्ट होगी, जनरेशन रेवेन्यू, क्या रिस्पॉन्स रेट आ रहा है, आपके रिपीटिंग कस्टमर्स कितने हैं। तो आपको ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो अभी तो जैसे कि स्टार्टअप सीड फंडिंग स्टेज में ही है, तो अभी क्या होता है ना कि प्री सीड और सीड फंडिंग में प्रोडक्ट भी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन प्रोडक्ट का पूरा प्रोटोटाइप आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप होगा ना, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका टारगेट मार्केट क्या रखते हैं आप, उसमें आप फर्दर डेवलपमेंट, आप आज की डेट में आपका जो प्रोडक्ट है, आपने उसके आगे फ्यूचर भी तो सोचा होगा ना, कि आज आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करें तो इन फ्यूचर्स में क्या क्या ग्रोथ करना चाहते हैं आप, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है अभी कि आप सारी ग्रोथ आज ही कर दें, आप प्रोडक्ट पूरा डेवलप कर दें। ओवर द टाइम ये चीज़ें आती रहती हैं, डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें पार्ट है। तो आपको प्रोडक्ट में आगे क्या मॉडिफिकेशंस करनी है आगे की ग्रोथ के लिए, तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कशन कर लेते हैं ना, आपको पता होता है कि आपका ट्रैक्शन रिकॉर्ड्स क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना डेवलप है, आपको किस इन्वेस्टर से रेज करना है पैसा, ठीक है, आपकी पिच डेक तैयार है कि आपको उस इन्वेस्टर से कैसे करना है पैसा, ठीक है, किस इन्वेस्टर से पैसा रेज करना है, कितनी पिच डेक आपकी तैयारी कि हाँ कैसे कैसे रेज करना है। तो तब एक सही टाइम होता है स्टार्टअप के लिए कि हाँ अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को जाना चाहिए सीड फंडिंग के लिए। अब मैं इन्वेस्टर के पास जाऊँगा, उसे बताऊंगा कि मेरा ट्रैक्शन रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड्स देखो आप, मेरे रिपोर्ट्स हैं, मेरे रिपीटिंग कस्टमर कितने हैं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, ऑन पेपर हैं, मेरा प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप तैयार है, मेरा टारगेट मार्केट ये है, मेरी पिच डेक अच्छे से तैयार है, मैं इन्वेस्टर को डिसाइड करके आऊँ, इन्वेस्टर के बारे में पढ़ के भी आऊँ पहले से कि उसने उससे पहले कौन कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद तो अब मेरा सही टाइम होता है कि हाँ अब मैं फंड रेज करता हूँ अपने स्टार्टअप के लिए। तो तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब मेरा सही टाइम आ गया, अब मेरे फंड रेज करने के लिए। तो अभी तो हमने देखा कि व्हेन टू रेज मनी, कि हमें पैसा रेज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाउ मच, कि हमें पैसा कितना रेज करना चाहिए। हम ये तो नहीं कि हम सारा पैसा ही रेज कर लेंगे, हमारे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये चीज़ देखते हैं कि हाउ मच। तो अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, वाई कि हम पैसा रेज क्यों करें, व्हेन पैसा रेज कब करें। अब हम तीसरी चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो हाउ मच, कि कितना पैसा रेज करें। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये स्टार्टअप टू स्टार्टअप डिफर कर सकती है ये चीज़ कि आपको कितना पैसा रेज करना है। हाँ एक कैपिटल इंसेंटिव, अगर कोई स्टार्टअप जिसमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे रेज करना पड़ेगा। वहीं एक सर्विस क्लास है जिसमें सर्विस का प्रोडक्ट है, सर्विस देनी है, तो उसमें कंपैरिजनली कम पैसा चाहिए होगा। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी अपने स्टार्टअप के हिसाब से कि आपको कितना पैसा रेज करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जो बेसिकली जिस चीज़ में ज़्यादा खर्चा होता है ना एक स्टार्टअप में, वो होता है सैलरी, स्टाफ एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत है, लेट्स से कि आपको 10 इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इंजीनियर आपको 10 इंजीनियर्स चाहिए कि हाँ 10 इंजीनियर्स तो मेरे को चाहिए मिनिमम, कि ये मेरे स्टार्टअप को अच्छे से मैनेज कर सकें और आगे ग्रोथ के लिए हम लोग जा सकें। तो लेट्स से इंजीनियर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी अगर मंथली की बात करें तो सपोज 150 के, तो अगर 1.5 लाख रुपए के आसपास भी कोई इंजीनियर चार्ज कर रहा है ना अपने मंथली, और आपको चाहिए 10, तो आपको जो मंथली स्टाफ का जो एक्सपेंस आएगा ना अराउंड, वो आएगा 1500 के, यानी कि 15 लाख। तो ये तो आएगा आपका सिर्फ स्टाफ का जो एवरेज मंथली आएगा। ये मेजर पार्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टाफ में, एम्प्लॉइज़ में मेजर पार्ट लगता है स्टार्टअप में, उनको पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं होता कि आपका स्टार्टअप है ना, उनका स्टार्टअप नहीं है,
उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। ज़्यादातर लोग आजकल क्या मेजॉरिटी, आप भी अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपने प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा सच कोई बात नहीं है। तो अगर एवरेज में बात करूं तो इंजीनियर की कॉस्ट अगर आपको 1.5 लाख रुपये पड़ती है और आपको मिनिमम 10 इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो आपकी मंथली कॉस्ट जो आएगी वो 15 लाख के आसपास आएगी। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने महीने तक आपको अपना राउंड चलाना नहीं, मतलब बेसिकली आपको कितने मंथ के लिए फंडिंग चाहिए। आपको नेक्स्ट मान लीजिए 18 से 24 मंथ्स के लिए अगर फंडिंग चाहिए ना, तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपको मान लीजिए 15 लाख अगर आपका एवरेज पड़ रहा है, तो इंटू 12 इंटू 2, तो आपका ये पड़ जाएगा 1 साल के लिए आपको इतने पैसे चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आप इंटू 2 करेंगे तो 2 साल के लिए आपको इतने पैसे चाहिए होंगे। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करने हैं कि आपको किस टाइम तक फंडिंग चाहिए, किस टाइम तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपको आपका नेक्स्ट फंडेबल माइलस्टोन भी यहाँ पर काम आता है कि आपको ये चीज़ भी डिसाइड करके चलनी पड़ती है कि आपने रखा है अपने 2 साल का कि हम अब अगले फंडेबल माइलस्टोन तक अगले 2 साल में पहुंचेंगे। तो आपको अगले 2 साल तक के लिए ना किसी प्रॉफिट पे, किसी और दूसरे फंड पे नहीं, आपको जो रेज करना है आज आपको रेज करना है। आज आपने पैसा रेज कर लिया तो अब ये पैसा ना अगले 2 साल तक की प्लानिंग के साथ आपको रेज करना है। ये नहीं कि आपको 2 महीने बाद फिर से नीड बढ़ जाए कि अरे यार मैं पैसा कहाँ से लाऊं स्टार्टअप में लगाने के लिए। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप आज की डेट में आपको पूरी प्लानिंग के साथ रेज करना है, आपको प्लान करना है पूरा कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, आपको और अदर एक्सपेंसेस के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो सारा कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको नेक्स्ट राउंड तक, आपका नेक्स्ट फंड लेवल माइलस्टोन 2 ईयर्स के बाद है, तो आपको उस 2 ईयर्स तक ना किसी और से रेज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको उतना अमाउंट रेज करना होता है, हाउ मच। तो ये चीज़ हमारे इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि हाउ मच टू रेज, कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे पैसा रेज करना है, तो अगले फंडेबल माइलस्टोन तक आपको किसी और से पैसा रेज करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको सारे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी कि हाउ मच टू रेज, कि हमें पैसा कितना रेज करना चाहिए। तो ये था कि हमें पैसा कितना रेज करना चाहिए, फंडेबल माइलस्टोन्स की बात करी हमने इसमें। तो अब हम बात करते हैं ना कि जो स्टार्टअप में होता है, बेसिकली ना क्या होता है ना कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, तो आपने जैसे एक टीवी शो भी था शार्क टैंक्स, इससे पहले भी रेफरेंस दिया था हमने इसका, तो उसमें भी क्या होता है ना कि वो सारे अभी प्री सीड स्टेज में ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पैसा रेज करना है उन्हें। तो क्या होता है ना कि ज़्यादातर स्टार्टअप से उनके इनिशियल स्टेज में ही ना उनसे इक्विटी छीन ली जाती है। हार्श ट्रुथ, बट यही सच है कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना, तो क्योंकि अब अगर एक कोई स्टार्टअप डेवलप हो गया है, वो अच्छा उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ग्रोथ करेगा, तो अपनी इक्विटी क्यों डाइल्यूट करेगा। तो ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स है ना, उनके इनिशियल स्टेजेस में उनकी इक्विटी शेयर्स, उनकी इक्विटी होल्डिंग छीन ली जाती है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना सीड राउंड और प्री सीड राउंड में, वो रहता है इक्विटी। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्विटी डाइल्यूशन भी देखेंगे हम कि डाइल्यूशन कैसे होता है। तो अभी जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं ना सीड फंडिंग और इसमें, वो सीड फंडिंग और प्री सीड फंडिंग, वो रहते हैं इक्विटी, जो पॉपुलर है जब सबसे, और जो होती भी ज़्यादातर यही है क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में इक्विटी ले लेते हैं और उससे होल्डिंग ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, अभी तक जैसे हमने बताया कि इक्विटी ले लेते हैं स्टार्टअप से इन्वेस्टर, स्टार्टिंग स्टेज में इक्विटी ले लेते हैं। वो इस इक्विटी का करता क्या है, उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ काम कैसे करते हैं ना, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो फॉर से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपको अमाउंट रेज करना है, आपको रेज करनी है कैपिटल 10 लाख की, ठीक है। आपकी अभी मतलब जो प्री मनी मतलब आपका मनी लेने से पहले, फंडिंग से पहले प्री मनी जो वैल्यूएशन है वो है आपका 50 लाख का, ठीक है। और आपके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना वो है 10 लाख, 10 लाख इक्विटी शेयर्स। तो अब डाइल्यूशन की हम बात करें कि अगर और फर्दर हमें इक्विटी देनी पड़े तो डाइल्यूशन कैसे होता है। मान लीजिए कि हमें इतना पैसा रेज करना है ना, तो अभी के हिसाब से 50 लाख की वैल्यू है, 10 लाख हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो मतलब हमारे पास पर शेयर कितने हुए, पर शेयर की जो हमारी वैल्यू होगी ना वो ₹5 निकलेगी।
सिंपली दिस डिवाइड बाय दिस। तो 5 शेयर की हमारे एक शेयर की वैल्यू 5 है, तो हमें फर्दर कितने इशू करने पड़ेंगे, हमें 10 लाख रेज कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्दर इशू होगा ना वो होगा 10 लाख डिवाइड बाय 5, मतलब कि 2 लाख शेयर्स हमें फर्दर इशू करने पड़ेंगे। मतलब पहले से हमारे पास 10 लाख थे और ये जो 2 लाख हैं ये अब और नए आ जाएंगे, तो 2 लाख डाइल्यूट हो जाएंगे इसमें, वो पावर को डाइल्यूट कर देंगे उसमें शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उनके पास पावर होती है। तो अब जो 2 लाख नए आए, तो मान लीजिए जो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना वो होंगे 12 लाख, और जो नए आए वो कितने, जिन्होंने डाइल्यूट करा 2 लाख। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना वो आएगा 16.67%। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी थी इसकी तो इसलिए मैं इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाया। वैसे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 16.6666, तो राउंड ऑफ में 16.67%। तो ये 16.6%, 6.67% ना, तो ये डाइल्यूशन हुआ है इतने परसेंट का। मतलब कि पहले जो पावर थी ना वो सिर्फ इन लोगों के पास ही 10,000 शेयर्स के पास, अब किन के पास है, अब इन 12 लाख के पास है। तो इन 2 लाख जो नया है ना उन्होंने डाइल्यूट कर दिया पावर को, अब उनके पास भी चलेगी पावर डाइल्यूट होगी उनके पास जाके। तो इसे हम कहते हैं कि डाइल्यूशन, जब हम नई इक्विटी से पैसा रेज करते हैं, जब नई इक्विटी इशू करते हैं, तो ये रहता है पूरा फंडा इक्विटी फाइनेंसिंग का। बेसिकली ना इसका एक एग्जांपल अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो फेसबुक की जो मूवी आई थी आपने उसमें भी देखा होगा कि मार्क जकरबर्ग के साथ एक फाउंडर थे, तो उन्होंने क्या करा ना, तो बेसिकली उन्होंने ना साथ वाले का जो शेयर थे ना वो सारे डाइल्यूट कर दिए, पैसा रेज कर लिया और अपने शेयर्स को कुछ भी डाइल्यूशन नहीं करा। तो आप उस वहाँ से बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप उस मूवी को भी वॉच कर सकते हैं अगर आपको देखनी है तो, इस कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए। और एक नॉलेज के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी भी चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से स्टार्टअप कैसे हुए हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, एक हर ग्रोथ से ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको मिली जाएंगी कि कौन कौन से स्टार्टअप ने कैसी कैसी सिचुएशंस फेस करके उसको कैसे ओवरकम करा है, तो आपको वो अपने स्टार्टअप में बेनिफिशियल किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आएगी। इससे अभी हमने इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करी, फिर एक वैल्यूएशन की, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, कि क्या फंडा रहता है, मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे हो, कंपनी बेसिकली इक्विटी का वैल्यू बढ़ेगी ना तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। तो बेसिकली जो कंपनी वैल्यूएशन के बारे में हम लोग भी पढ़ रहे थे ना, तो काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंपनी वैल्यूएशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी फंडिंग राउंड्स के हिसाब से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल था ना, तो हमें उसमें रेज करना था 2 लाख रुपये, हम नहीं सॉरी, उससे पहले हमें 2 लाख शेयर्स में कर रहे थे रेस के लिए, और जो अभी था वो था हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 10 लाख। तो बेसिकली जो शेयर्स की बात हो रही है ना, ये अभी शेयर्स की बात नहीं हो रही, बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रॉमिस है, एक अग्रीमेंट बनता है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और हमारे बीच जो स्टार्टअप का ओनर होता है। क्योंकि अभी तो कंपनी बनी ही, अब तो स्टार्टअप बन ही रहा है, अभी तो वो IPO तक भी नहीं पहुंचा है कि उसके पास शेयर्स होंगे खुद, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे पास जो फंड्स थे वो 50 लाख थे, और जो हम रेज करने वाले थे वो थे 10 लाख। बेसिकली जो नया वैल्यूएशन बनती ना वो 60 लाख पे बनती, और हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर थे वो थे 10 लाख शेयर्स। तो जो अब हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू आती है ना वो आती है 6 पर शेयर की। तो इसे कहते हैं कि पहले था, तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंट, इक्विटी में वैल्यू में बढ़ोतरी होना, कि पहले 5 रुपये थे अब 6 रुपये हुए। तो ऐसे डाइल्यूशन हमने इससे पहले बढ़ा, तो अभी ऐसे हमने देखा कि 6 रुपीज़ पर शेयर इक्विटी की ग्रोथ कैसे होती है, कैसे उसका प्राइस बढ़ता है। तो ये थी कंपनी वैल्यूएशन के बारे में कुछ चीज़ें। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि आप जब जा रहे हैं अपने इन्वेस्टर के पास अपने फंड रेजिंग के लिए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग स्टेज, मतलब कि ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए जब भी जा रहे हैं, बजाय आप प्री सीड फंडिंग के लिए जा रहे हैं, सीड फंडिंग के लिए जा रहे हैं, सीरीज A B C। हाँ, ये चीज़ें डिफर कर सकती हैं लेवल पे, कि अगर आप जा रहे हैं तो अब सीड फंडिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, आपको उस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्री सीड के लिए जा रहे हैं, सीरीज A में जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ें लेवल हो सकते हैं, बट आपको एक प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने अगर कंपनी स्टार्ट करी है तो इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं हम कि क्या क्या चाहिए। तो आप सबसे पहली चीज़, एक कंपनी को पहचान उसकी कैसे मिलती है, उसको आप अगर रेड कलर देखेंगे कोई और उस पर ऐसा मार्क बना होगा तो आप समझ जाएंगे कोको कोला का है, ब्लू कलर की क्या पेप्सी की है। तो सबका ना एक ट्रेडमार्क, एक लोगो होता है। आप टेक्साज का लोगो देखेंगे, आपको टेक्साज के बारे में पता चल जाएगा
कि वो टेक्साज का लोगो है। टेक्स तो एक लोगो होना बहुत ज़रूरी है, एक कंपनी को उसकी पहचान उससे मिलती है। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं आगे। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप कैसे कैसे गोल्स, आप कौन कौन से गोल्स अचीव करके उस विजन तक पहुँचेंगे, वो अकम्प्लिश करेंगे। आपका टारगेट मार्केट डिसाइड होना चाहिए, जो आपके कस्टमर्स हैं, इससे पहले भी हमने इस बारे में बात करी है। ट्रैक्शन रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, आपके कस्टमर्स कितने हैं, रिपीटिंग कितने आ रहे हैं, नए कितने जनरेट कर रहे हैं आपने, क्या सेल्स क्या किस परसेंट के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो ये सारे ट्रैक्शन रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके मिशन गोल्स हम सब ने ऊपर देखे, तो जैसे लोगो होना चाहिए, विजन, टारगेट, आपका बिजनेस मॉडल जो हमने इससे पहले वीडियो में बात करी थी, ठीक है। आपका प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या फिर आपका प्रोडक्ट जहाँ तक बन चुका है, इससे हम कहते हैं MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। इसके बारे में भी हमने इससे पिछले वीडियो में अच्छे से बात करी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टर से कैसे बात करें, बी लॉयल टू देम। आप बी लॉयल इन द सेंस बी ऑनेस्ट, आप ओवरली बताएं ना, अच्छे से बताएं, लाउड ना हो जाए। अपने बिहेवियर को भी हमें अपने हिसाब से रखना है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है अपने इन्वेस्टर के पास जाने से, अपनी फंडिंग रेज करने से। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। ये था सब कुछ सीड फंडिंग के बारे में। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो हमारी आने वाली है सीरीज़ A फंडिंग के ऊपर, फिर उसके बाद सीरीज़ B और सीरीज़ C, जैसे कि आपको पता ही है पूरा वीक हमारे फंडिंग वीडियोस पे आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्वेरीज आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।